हमने गैस प्रॉपर्टीज डाल दी। अब गैस प्रॉपर्टीज में क्या है तुम्हारा, ये वैल्यू हम डाल देते हैं। यूजर डिफाइंड जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 0.559। इसको हमने 0.559 कर दिया ना, ठीक है। बाकी H2S, CO2, N2 सब जीरो है, जीरो है ना, ठीक है। तो इसको हमने जीरो ही रख दिया। बाकी देखो Z वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट कर लिया इसने, BG अपने आप कर लिया, CG कर लिया, ये सारी वैल्यूज इसने अपने आप कैलकुलेट कर ली। हमने जब ये वैल्यूज दे दिया तो उसके बाद देखो हमें और कुछ अब देने की जरूरत नहीं है, हम सीधे नेक्स्ट पे जा सकते हैं। या फिर अगर देखो तुम्हारे पास कोई पेटेक्स फाइल है जो तुम्हारा पेट्रोलियम डेटा रिपोजिटरी वाली फाइल है, तो वहां से भी डायरेक्टली डाल सकते हो। अब ये पूछेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेशन कंप्रेसिबिलिटी तो चेंज नहीं करनी है। ओके ओके, मैं थोड़ा स्लो चलता हूं। यहां तक कैसे आते ये तो सबको क्लियर है ना, ये तो क्लियर होगा। बस मैंने यहाँ पे ये चेंज किया है, रेफरेंस फेस गैस कर दिया है। ओके, ये चेंज हुआ है बस, रेफरेंस फेस हैज बीन मॉडिफाइड टू गैस। क्लियर है इतना। फिर न्यू डॉक्यूमेंट के पेज दो, जो तुम्हारा पैरामीटर दो था, उसमें देखो उसने ऑटोमेटिकली ड्राई गैस सिलेक्ट कर लिया है। भाई ड्राई गैस रिजर्वर क्या होता है, जिसमें तुम्हारा सिर्फ ये गैस प्रेजेंट होती है, कोई एसोसिएटेड और लिक्विड नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिजर्वर टेम्परेचर को हमने मॉडिफाई किया, 70 फ़ारेनहाइट था। रिजर्वर प्रेशर को हमने मॉडिफाई किया, करा ना, ये यहाँ वैल्यूज दी हुई थी, ये वैल्यूज दी हुई थी, इसी को देख के हमने उसको मॉडिफाई किया। फिर अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हमने गैस ग्रेविटी को भी मॉडिफाई किया। फिर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की भी वैल्यूज को भी मॉडिफाई करेंगे हम। ये देख लिया, ये तो क्लियर है रिजर्वर पैरामीटर्स। फिर उसके बाद यहां देखो गैस की प्रॉपर्टीज हैं, वो जहां पे मैंने किया है ना, वो रेड कलर का डब्बा रखा हुआ है, उसको मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो वहां उससे मुझसे इस डिब्बे को मैंने गैस की ग्रेविटी मांगी जो मुझे दी हुई थी। फिर जो नॉन हाइड्रोकार्बन फेस था उसका भी उसने प्रॉपर्टी मांगा मेरे से, वो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। ये जो सारे कैलकुलेशंस के लिए जो कोरिलेशंस थी वो मैंने डाल दी, तो उन्होंने पहले से ही डिफॉल्ट चूज किया हुआ है, उसने खुद कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली मैंने नेक्स्ट दबा दिया। ये वाला पेज तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, फॉर्मेशन कंप्रेसिबिलिटी ये सब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। वाटर सैचुरेशन तुम वेरी कर सकते हो, यहाँ पे मैं दिया नहीं गया है बट हम इसको वेरी करके भी देख सकते हैं। 0.1 वाटर सैचुरेशन क्या इंडिकेट करता है बताओ, एक गैस रिजर्वॉयर में 0.1 वाटर सैचुरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, 90% पोर किससे ऑक्यूपाइड है, एग्जैक्टली exactly. और 10% तुम्हारे वाटर से ऑक्यूपाइड है। तो हमने यहाँ पे 0.1 वाटर सैचुरेशन रखा हुआ है, मतलब 10% हमारे पोर वाटर से ऑक्यूपाइड है, बाकी गैस से ऑक्यूपाइड है। यहाँ तक क्लियर है। बस यहीं पे जो खेल है सारा खेल यहीं पे है, ठीक है। इतना ही चेंज करना होता है गैस वेल टेस्टिंग में, और कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा, सेम स्क्रीन आ गई, सेम टू सेम स्क्रीन आ गई। फ्लो रेट वही किया, ठीक है। यही है स्काई फाइल, यही गया। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को फ्लो रेट रेड करना है।
फ्लो रेट को लोड किया, ये देखो ये वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब याद रखो यहाँ पे क्या था, स्टेप्स टाइम एट एंड फॉर्मेट था, मतलब जिस ड्यूरेशन के एंड का पॉइंट है उसको हमने मेन फ्लो रेट माना है। कर दिया इसको, ये वाला मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। बाकी ये फील्ड फॉर्मेट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई डेट का वैल्यू है, टाइम का वैल्यू थोड़े दिया हुआ है, यहाँ पे तो ड्यूरेशन की वैल्यू दी हुई है। लोड कर दिया, देखो ये कैसा आया, प्रोड्यूस किया है, बंद किया है, फिर प्रोड्यूस किया है, फिर बंद किया है, फिर प्रोड्यूस किया है, फिर बंद किया है, प्रोड्यूस किया है, फ्लो रेट घटाया है, फिर बंद किया है। अब सोचो इसमें कितने ड्रॉ डाउन हुए होंगे और कितना प्रेशर बिल्डअप हुआ होगा। यूनिक है ना थोड़ा ये। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेशर की वैल्यूज को दिया है, हाँ टाइम एंड दिया है अमित, टाइम एंड दिया है, ये देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रेशर को लोड करूंगा, सेम प्रोसीजर, कोई अलग नहीं है। ओपन कर दिया, ये वैल्यूज आ गई, यहां से देखो मैंने देख लिया, नेक्स्ट किया, वही फील्ड फॉर्मेट है, प्रेशर हमेशा पॉइंट्स में होता है, ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। कोई चेंज इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डेसिमल टाइम है आपका और प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। लोड कर दिया मैंने, अब देख रहे हो कुछ अलग सा दिखा। इस जोन में जब आपने प्रोड्यूस किया है तो प्रेशर क्या गिरा है, गया है नीचे, गया है, ड्रॉ डाउन हुआ है, फिर बंद किया, प्रेशर वापस थोड़ा अचीव करने की कोशिश किया है, फिर प्रोड्यूस किया, प्रेशर गिरा है, फिर बढ़ा है, फिर गिरा है, फिर गिरा है। देखो जिसमें सबसे ज्यादा आपने फ्लो रेट रखा है उसमें प्रेशर का डिप्लीशन सबसे ज्यादा हुआ है। क्या एस्टैब्लिश करता है कि फ्लो रेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, प्रेशर डिप्लीशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्लो रेट, है कि नहीं। और जैसे ही आपने बंद किया है, फ्लो रेट मतलब प्रेशर आपका वापस पीआई की तरफ भाग गया है कि नहीं। अब इसका एक बार डेटा सिंक्रोनाइजेशन चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट डेटा देखो सिंक्रोनाइज ही है कि नहीं। जैसे ही पॉइंट को बंद किया है थोड़ा सा प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज करने लगा है, मतलब डेटा इज सिंक्रोनाइज्ड। ओके, डेटा सिंक्रोनाइजेशन में तो सबको समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है। ये डेटा देखो सिंक्रोनाइज था पहले ही, मैंने कुछ नहीं किया है। और डेटा सिंक्रोनाइजेशन कैसे पता चलेगा कि जैसे ही तुम्हारा फ्लो बंद हुआ है प्रेशर तुम्हारा तुरंत राइज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। पहले तो राइज कर नहीं सकता, अगर मान लो यही चीज यहां होती तो भी गलत था, यही चीज यहां होती तो भी गलत था, बट ये यहां पे है, एकदम सही जगह है, ठीक है। ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं है। फिर आ जाओ इंटरप्रिटेशन पे, डेरिवेटिव निकालना है इसका। देखो मेरे पास कितने बिल्डअप वो जोन है, बिल्डअप 1 है, ये देखो एक बिल्डअप 2 भी है यहाँ पे, फिर मेरे पास बिल्डअप 3 है, मेरे पास बिल्डअप 4 है। अब मेरे को किस रीजन का टेस्ट करना चाहिए सबसे एक्यूरेट वेल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, बताओ कौन से बिल्डअप का करना चाहिए सबसे एक्यूरेट निकालने के लिए। क्यों, 4, एनी स्पेशल रीजन 4 को प्रेफरेंस देना चाहिए बाकी सबके कंपैरिजन में। एंड पॉइंट्स तक जाएगा, मोर टाइम, इसको मोर टाइम से मत कोरिलेट करो ना। तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए मोस्ट टाइम प्रेशर ट्रांजिएंट हैज ट्रैवल्ड वेयर इन द रिजर्वायर ना। सबसे ज्यादा टाइम तक प्रेशर ट्रांजिएंट ट्रैवल किया रिजर्वायर में, तो क्या मिलेगा तुमको, वेल के बारे में सबसे ज्यादा बाउंड्री मिलेगी, एग्जैक्टली वेल बाउंड्रीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा तुमको।
बाउंड्रीज का इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले, तुम्हारा रिजर्वायर कैसा है उसका सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि खुद देखो तुम लोग, ये वाला रीजन कितना छोटा है। तुम्हें लगता है कि इतनी देर में वेल की बाउंड्री छोड़ो, मतलब कि वेलबोर की बाउंड्री टच किया होगा? इसीलिए हम बिल्डअप 4 की तरफ जाते हैं। ओके, अब मैंने बिल्डअप 4 सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये तो क्लियर है। सिमिलरली कोई स्मूथनिंग की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एकदम तुम्हारा पीडीआई दे रखा था, ओके कर दिया मैंने, कोई स्मूथनिंग नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। बताओ देख के क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? इस रिजर्वायर में क्या हो रहा है? वेलबोर स्टोरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम्म, नहीं मृग्या, यू आर रॉन्ग। मैंने क्या बोला था, यूनिट लाइन स्लोप से जाओगे तो फंसोगे। हम्प है कि नहीं है? इज देयर अ हम्प और इज देयर नो हम्प? वो हम्प है तो क्या है, वेलबोर स्टोरेज है। अब तुम मेरे को ये रीजन दो कि यूनिट लाइन स्लोप क्यों नहीं है। प्लीज रिमेंबर कि हम गैस वेल टेस्टिंग कर रहे हैं। वेलबोर स्टोरेज क्या होता है बताओ? वेलबोर स्टोरेज वो टाइम होता है ना, जितने टाइम में आपका वेलबोर फिलअप होता है, ठीक है। आप फ्लो जब बंद करते हो तो आप चोक पे बंद करते हो ना। एग्जैक्टली चोक पे बंद करते हो, उस टाइम तो आपका रिजर्वायर से तो आता ही रहेगा ना वेलबोर के अंदर में। अगर वो नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो वेलबोर स्टोरेज तुम्हारा यूनिट स्लोप लाइन देगा। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो नो वेलबोर स्टोरेज कैसे बोल सकते हो? इसको चेंजिंग वेलबोर स्टोरेज नहीं बोल सकते, बताओ अभिषेक। कैन इट नॉट बी कॉल्ड चेंजिंग वेलबोर स्टोरेज? चेंजिंग वेलबोर स्टोरेज आइडेंटिफाई करने का मैं बता दूं तुम लोग को सबसे इजी तरीका। चेंजिंग वेलबोर स्टोरेज का सब आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि तुम्हारा डेल्पी डैश की लाइन डेल्पी को 2-3 बार क्रॉस करती है, जो यहाँ कर रही है। ध्यान से देखो, जो रेड के पॉइंट्स हैं वो पहले ग्रीन लाइन को क्रॉस किए हैं, फिर वापस ग्रीन लाइन पे गए हैं, फिर नीचे आ गए हैं, फिर एक हम्प आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली तुम्हारा गैस कई बार प्रेशराइज हुई है, गैस कंप्रेस हुई है, उसने बार बार ऊपर फॉल्स रीडिंग दिया है कि देखो वेलबोर्ड स्टोरेज हो गया, फिर थोड़ी देर बाद और कंप्रेस हुई है तो वेलबोर्ड स्टोरेज और हुआ है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल रही है आपको वेलबोर्ड स्टोरेज कब खत्म हुआ है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेंजिंग वेलबोर्ड स्टोरेज, ठीक है। देखो नो वेलबोर्ड स्टोरेज का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर नो वेलबोर्ड स्टोरेज होता है तो यहाँ कभी हम्प आता ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी तुम लोग देखा करो ना, तो तुम वो पैरामीटर्स देखो जो सबसे इजी होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। हम हमेशा इंडिकेट करते हैं वो स्टोरेज हो रहा है, एक डिप इंडिकेट करता हमेशा है कि डुअल पोरस नेचर आ रहा है, एंड में जाके गिर रहा है या बढ़ रहा है इंडिकेट करता है कि आपके पास बाउंड्री आ गई है कि नहीं। ये सबसे इजी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल आंखों देख के मान लो इस चीज को। अब यहाँ पे हम्प तो है, बट हम्प अगर है और यूनिट स्लोप की लाइन है तो ये हमारा सबसे पहला इंडिकेशन होना चाहिए था कि चेंजिंग वेलबोर्ड स्टोरेज है। जबकि सबसे पहला इंडिकेशन तो ये होना चाहिए था कि गैस रिजर्वायर है कि नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद स्टेबलाइजेशन रीच किया है, स्टेबलाइजेशन रीच किया है कि नहीं किया है। कुछ समय तक रेडियल फ्लो भी आया है, इस रीजन में रेडियल फ्लो आया है कि नहीं आया है।
फिर उसके बाद ये वैल्यूज गिरी है, क्यों गिरी हैं कोई बता सकता है? अभी बताया मैंने, एग्जैक्टली कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री है। एक्विफर नहीं है यार, एक्विफर तो एक्विफर कैसे बोल सकते हो बताओ? कुछ रीजन होगा ना यार एक्विफर के लिए। SW1, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। चलो ये तो हम चेक करके देखेंगे कि क्या है कि क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हम मॉडल करके चेक करते हैं इसको पहले तो। वो देखो तुम लोगों के पास काफी सारे रीजंस आ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। हमें वो मॉडल खोजना है जो हमारे इससे बेस्ट फिट दे सके हमें, तभी हमारा वैल्यूज आएगा। और बेस्ट फिट कैसे इंडिकेट होगा तुम्हारा? सेमी स्लोप की लाइन पे, सेमी लॉग की लाइन पे हमें क्लोजेस्ट फिट मिलेगा, ठीक है। हम मॉडल करते हैं इसको। चेंजिंग वेलबोर्ड स्टोरेज है, ये अलग अलग लोगों ने कोरिलेशंस दिए हैं। हेगमैन ने दिया है, फेयर ने दिया है, स्पिली पैकर ने दिया है। स्पिली ने पैकर के लिए अलग दिया है, फिशर्स के लिए अलग दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे कन्वेंशनल वाला लेंगे, हेगमैन वाला। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वेल मॉडल वर्टिकली रखना है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, है कि नहीं। बाउंड्री रिजर्वायर तो होमोजीनियस ही है। बाउंड्री बताओ क्या रखा जाए, बताओ तुम लोग बताओ क्या होगा बाउंड्री। बाउंड्री स्पेसिफाई करो, बाउंड्री कौन सी ली जाए? इन्फिनिट लिया जाए, सिंगल फॉल्ट लिया जाए, लीकी फॉल्ट लिया जाए, सर्कल लिया जाए? सर्कल लेके करें, पक्का? चलो लेके देखते हैं। ऑब्वियसली ये भी बात सही है, तुम लोग का कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री अगर कह रहे हो तो सर्कल लिया जा सकता है। ओके, अब इसको लेके मैं जनरेट कर रहा हूं। कुछ वैल्यूज आई हैं, आई है कि नहीं आई है? देखो आ गया है, बट इज इट अलाइनिंग? इट्स नॉट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंप्रूव करना चाहिए। सेमी लॉग में तो हमें फिट परफेक्ट मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सेमी लॉग में फिट परफेक्ट है कि नहीं है? ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। वेलबोर मॉडल तो चेंजिंग वेलबोर मॉडल स्टोरेज रहेगा, ठीक है। वेल मॉडल वर्टिकल रहेगा, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। चेंजिंग वेलबोर स्टोरेज है कि नहीं? वेल मॉडल विजिबल है, वर्टिकल। भाई हम अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज हम तो मान लेंगे कि वर्टिकल ही है। रिजर्वायर मॉडल मैंने होमोजेनस एज्यूम किया है, क्योंकि डुअल पोरस नेचर तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। भाई कहीं भी डुअल पोरोसिटी का नेचर दिख रहा है इसमें? कहीं स्पेरिकल फ्लो आ रहा हो, कहीं पार्शियल एंट्री हो तुम्हारी, ये सब तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने रिजर्वायर मॉडल होमोजेनस एज्यूम किया है। फिर बाउंड्री मॉडल मैंने तुम लोगों से पूछा, तुम लोगों ने बोला कि कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री का यूज करके, अब देखो कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री हमेशा क्या होती है, सर्कल होती है। भाई तुम्हारे एक्विफर के नीचे से वो सपोर्ट दे रही होती है, तो वो सर्कल ही होगा ना तुम्हारा। तो वो भी मैंने चूज कर लिया है, ठीक है। इस सब को लेके मैंने अब इसको मॉडल किया है। पैरामीटर्स का कुछ आया है फिट, ये देखो सेमी लॉग पे हमें कितना अच्छा फिट मिला है,
मिला है कि नहीं मिला है? अच्छा, सेमी लॉग में वेलबोर स्टोरेज क्या इंडिकेट करता है? अगर सेमी लॉग तुम्हारे पास सिर्फ होगा और वेलबोर स्टोरेज खोजना है तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे कि वेलबोर स्टोरेज है कि नहीं है? सिर्फ सेमी लॉग से? सेमी लॉग से वेलबोर स्टोरेज कैसे पता लगाते हैं? कोई यूनिक सा शेप होता है वेलबोर स्टोरेज का सेमी लॉग पे? चलो बताता हूँ मैं। एग्जैक्टली एस शेप होगा। वो हो सकता है कि शायद इस तरह भी हो, या हो सकता है कि वो इस तरह भी हो, बट एक एस शेप तो आएगा ही आएगा। ठीक है? अगर वेलबोर स्टोरेज है तो, वेलबोर स्टोरेज नहीं है तो एस शेप कभी नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं। क्या हम इसको और बेटर फिट कर सकते हैं? इस पॉइंट को और यहाँ ला सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। ये मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। मैं आरी कोई और मॉडिफाई करके देखता हूँ। अच्छा, जैसे तुम लोग को डाउट होगा कि आरी क्या है। आरी तो तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम बाउंड्री है, रेडियस, मतलब जो तुम्हारा तुम्हारा वेल का टोटल इंटरेक्शन उसके रेडियस का बाउंड्री है। ठीक है? अगर आरी की वैल्यू तुमको मिल रही है तो तुम ये क्या इंडिकेट कर सकते हो कि तुम्हारा वेल कितना दूर प्रेजेंट है उस स्पेसिफिक बाउंड्री से। अब जैसे आरी की वैल्यू कितनी आई है? 1390 फीट। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो वेल है वो कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री से कितना दूर है? जो तुम्हारा वेल है वो कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री से 1400 फीट की करीब दूरी है कि नहीं? इसको तुम वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि हो सकता है सही है कि नहीं है? हाउ कैन यू वेरीफाई दैट मे बी दिस इज राइट, मे बी दिस इज रॉन्ग? हाउ? सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। इसका आंसर बताओ कैसे। तुम प्रेशर ट्रांजिएंट को देखो। अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स में, दिस इज 20 आवर्स ना, देखो ये लॉग लॉग प्लॉट है। ये 10 है, ये 20 है। अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स में तुम्हारा वेल कांस्टेंट प्रेशर को टच कर रहा है। जो तुम्हारा प्रेशर ट्रांजिएंट है वो उसको टच कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम कन्वेंशनल वेल शट ins को कितना लंबा रखते हैं? 48 to 72 आवर्स। 2 से 3 दिन वेल को बंद रखते हैं ना, ताकि पूरा रिजर्वायर हम टच कर पाए। इज दिस वैल्यू मोर इन लाइन विद दो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस? भाई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि वेल कम से कम 2 से 3 दिन तो बंद रखोगे, तभी तो आपको पूरे रिजर्वायर की जानकारी मिलेगी। तो दिस वैल्यू इज इन लाइन। अब इज इन लाइन का मतलब ये भी देखो ना तुम्हारा, यार ये तो बहुत पास में है। भाई 1400 फीट दूर है आपका वेल बाउंड्री से, कितना ही टाइम लगेगा? क्या ये सही है? और गैस वेल में तो तुम्हारा वाटर का चैनलिंग और तेज होगा। ऑयल होता अगर रिजर्वायर में तो फिर भी पिस्टन लाइक मूवमेंट ज्यादा इजी होता, बट यहाँ तो गैस है, ये तो और तेजी से भागेगा। एग्जैक्टली सही है। ये वैल्यूज हैं तुम्हारी। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हाइपोथेसिस को कि आर ज्यादा होना चाहिए था, दूर होना चाहिए था, तो ये कर्व थोड़ा और दूर आता है कि नहीं, उसको वैलिडेट करने के लिए मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस एक बार रन करके देख लेता हूँ। यहाँ देखो, जैसे मेरे को 1390 वैल्यू मिली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 500 डाल के देखता हूँ कि अगर मान लो 500 होता तो कहाँ मिलता। ये देखो, अगर 500 फीट दूर होता मेरा वेल
तो मुझे कितनी देर में मिल जाता है तुम्हारा बाउंड्री, कितनी देर में टच हो जाता है बताओ। अगर रिजर्वर बाउंड्री सिर्फ 500 फीट दूर होता तो कितनी देर में बाउंड्री टच हो जाती? अरे 2 घंटे में यार, 20 घंटा नहीं है भाई, वो 2 घंटा है। ठीक है, तो क्या वो सही रहता है कि 2 घंटे में आपका वेल बाउंड्री टच कर रहा है? सोचो प्रोडक्शन में कितना इशू आता है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वेल को ऐसे एडिक्वेटली स्पेस आउट करना चाहिए कि हम अपने एक्वीफर से सबसे ज्यादा टाइम तक सपोर्ट ले पाए। समझ रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम तक सपोर्ट ले पाए। तो हमारा वेल जितना ज्यादा बाउंड्री से दूर रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। चलो इस हाइपोथेसिस को और वैलिडेट कर लेते हैं। इसको मैं 5000 करके देखता हूं। ठीक है, देखो 5000 किया तो ये प्लॉट ही नहीं कर रहा है, ये आगे ही चला जा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत दूर हो गया है। मतलब दिस इज गुड, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतने ज्यादा टाइम तक हमें बाउंड्री मिलेगी ही नहीं। उतने ज्यादा टाइम तक हमें क्या मिलेगा? ये कौन सा रीजन है, ये क्या हो रहा है बताओ। अगर हमें बाउंड्री नहीं मिल रही है, हमें क्या मिल रहा है? रेडियल फ्लो। ये रेडियल फ्लो ही तो है। ओके, ये रेडियल फ्लो ही तो है, ये वाला जो हम पैरामीटर दिखा रहे थे तुमको, ये रेडियल फ्लो ही तो है। तो जितने ज्यादा टाइम तक हमें रेडियल फ्लो मिलेगा उतना अच्छा है ना हमारे लिए, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने वेल को बाउंड्री से एडिक्वेटली स्पेस्ड आउट रखना चाहिए। ठीक है, अब देख लो तुम्हारा सेमी लॉग में जो तुम्हारा प्लॉट है वो कितना परफेक्टली अलाइंड है, मतलब कि जो तुमने मॉडल चूज किया है वो सही है कि नहीं। सिमिलरली तुम्हारा हिस्ट्री प्लॉट में देखो, हिस्ट्री प्लॉट में भी तो वैल्यूज तुम्हारी मैच आ रही हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे थोड़ा कम गिरा है, यहाँ थोड़ा और कम गिरा है कि नहीं। मतलब तुमने जो मॉडल चूज किया है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा सही है। यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा बहुत फिटिंग का इशू है कि ये वैल्यूज तुम्हारी थोड़ा बाद में गिर रही है और ये पहले ही गिर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फिटिंग का इशू है, बट बाकी तो तुम्हारा सेम है। मतलब ये है तुम्हारा कि इस वेल में पहली बात तो चेंजिंग वेलबोर्ड स्टोरेज हो रहा था, फिर उसने रेडियल फ्लो पकड़ा, और फिर उसने कांस्टेंट प्रेशर बाउंड्री पकड़ी, है कि नहीं। इतना क्लियर है, इज दिस क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। इस एग्जांपल में कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी यार, क्योंकि ये गैस वेल टेस्टिंग का सबसे बेसिक एग्जांपल है, इसके बाद वाला बहुत कठिन होगा। तो यहाँ पे तुम लोग को पीवीटी में अगर कोई दिक्कत हो या फिर यहाँ पे इसका एनालिसिस में कोई दिक्कत आ रहा हो तो बताओ। और एक और बात बता दे तो तुम लोग को, जहां गैस वेल सुन लो, समझ लो कि उसमें चेंजिंग वेल बोर्ड स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, अगर गैस वेल है तो चेंजिंग वेल बोर्ड स्टोरेज होना ही होना है। ठीक है, बाकी ये तो चीजें क्लियर है। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है? नहीं, इस केस में जरूरत नहीं पड़ा। देखो, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर की जरूरत तब पड़ेगी जब तुम्हारे पास और इसके साथ और भी चीजें तो फ्लो कर रही होंगी। अगर ऑयल होता है इसके साथ में या गैस पड़ वो वाटर आ रहा होता तो ये भी जरूरत पड़ता, बट इस केस में जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अगले वाले एग्जांपल में दिखाते हैं तुमको। अगले वाले एग्जांपल में तो भाई क्या क्या तुमको चलो छोड़ो, वो तो बाद में बताएंगे। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, फिर ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके।
ठीक है भाई, नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एवरीबडी। कुछ ही लोग ध्यान दे रहे हैं मुझे पता है, बाकी तो सिर्फ चला के टीटी खेल रहे होंगे। चलो भाई, ये सर तुम लोग को भेज देंगे, इसके जो आंसर्स होंगे ना उसके स्क्रीनशॉट सर भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है।